नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात फसल बीमा योजना की और नए प्रावधानों की। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराने वाले किसानों को राहत देने के लिए दिशा निर्देशों को और सख्त बनाने का फैसला किया है। नए नियमों के तहत बीमा कंपनियां अगर किसानों के दावों का जल्द निपटारा नहीं करती तो इसके लिए बीमा कंपनियोों और राज्यों को दोषी माना जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि से अगर 2 महीने के अंदर दावों का निपटारा नहीं हुआ तो बीमा कंपनियों को किसानों को 12% ब्याज देना होगा। बीमा कंपनियों की ओर से राज्यों को अपनी मांग दी जाएगी और ऐसे में निर्धारित तारीख के 3 महीने के अंदर अगर सब्सिडी में राज्य अपना हिस्सा जारी नहीं करता तो राज्य सरकारें 12% ब्याज देंगी। इसके अलावा 12मासी बागवानी फसलों को भी अब दायरे में लाने की बात है। साथ ही जंगली जानवरों के चलते फसल को होने वाले नुकसान का भी बीमा कवर किसानों को मिल सकेगा। तो समझेंगे नए प्रावधानों को और इसकी चुनौतियों को। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। स्टूडियो मेरे साथ हैं राजीव चौधरी, महाप्रबंधक है कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड ऑफ इंडिया। आप स्वागत है सर आपका। हरवीर सिंह हमारे साथ हैं, संपादक हैं आउटलुक हिंदी के। हरवीर जी बहुत बहुत स्वागत। आशीष भूटानी हमारे साथ हैं, CEO हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार। आशीष जी स्वागत है आपका। शुरुआत में आशीष जी आपसे करना चाहूंगा, ये जो नए प्रावधान है, खास तौर पर डेडलाइन, जो एक टाइमलाइन की बात कही गई है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है और इसमें जो 2 महीने का वक्त दिया गया, साथ ही राज्यों को और बीमा कंपनियों को जिम्मेदार माना जाएगा और 12% का ब्याज देना होगा, इसके पीछे के तर्क क्या है? हम ये फसल बीमा योजना पिछले 5 सीजन से चला रहे हैं। चलो शायद आवाज़ नहीं आई, लेकिन हरवीर, जिस तरीके से हमने देखा था और जो पिछले खासतौर पर 3 साल के मैं आंकड़े देख रहा था, एक बड़े नंबर्स हैं जो कि इशारा कर रहे हैं कि जो दावे हैं उनका भुगतान में बहुत ज़्यादा देरी हुई। 12 से 18 महीने, 20 महीने तक कई जगहों पर ऐसी खबरें आई हैं। क्या कुछ और बड़ी दिक्कतें आपको लगा कि इस योजना के ज़मीन पर जब उतारा गया वहाँ पर सामने आती रही हैं? देखिए, एक तो काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि पहले से हम लोग जो बीमा योजना चला रहे हैं उसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए और इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पे किया गया। तो उस वक़्त ये था कि एक प्राइवेट पार्टिसिपेंट बढ़ाए गए। आप जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो पहले से काम कर रही थी, लेकिन वो उस गति से आगे नहीं बढ़ रहे थे। मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फसल बीमा के दायरे में लाएं और फसलों का जो प्रीमियम था उसमें कटौती की गई, जिससे कि ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाए, और जो दावों का जो निपटान है उसके लिए कैसे उसको बेहतर किया जाए, ये सारे पहलू थे। लेकिन इसके बावजूद ये हुआ, जैसे आपने 2 पॉइंट किए कि दावा निपटान में बड़ा समय लगा। इसके कई मसलों पे बीमा कंपनियों की भी आलोचना हुई कि उन्होंने जितना प्रीमियम इकट्ठा किया उसके अनुपात में जो किसानों को जो उनके दावों का निपटान है वो उतना उससे काफ़ी कम था और इनको मोटिव हो गया कि ये तो प्रॉफिट कमाए। दूसरा पहलू ये था कि जो कोशिश थी कि ज़्यादा किसान इसके दायरे में आए, वो बढ़ोतरी हुई, लेकिन अगर पिछले कुछ आंकड़े देखेंगे तो बढ़ने के बजाय वो गति एक तो उतनी नहीं रही जो टारगेट था, और थोड़ा कमी भी आई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे थे, कुछ ऐसे मसले थे जो एड्रेस नहीं हो पाए, जो किसानों को ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाए, इसलिए ये बदलावों की ज़रूरत पड़ी। और ये जो आपने जो बताया है कि भाई जो नए प्रावधान हो रहे हैं कि निर्धारित समय सीमा के अंदर आपको दावा निपटान करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, और ये बीमा कंपनियों और राज्यों दोनों की जवाबदेही इसमें तय की जा रही है। दूसरा इसमें बड़ा पक्ष क्या है कि बीमा कंपनियों की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जो प्रीमियम है उस प्रीमियम में राज्य सब्सिडी देते हैं। अगर राज्य सरकारें समय पर सब्सिडी का भुगतान ना करें तो फिर बीमा कंपनी का जो एक प्रोसेस है वो लटकता है। दूसरे, अब बीमा कंपनियों के चयन में और प्रीमियम में जो है कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है, तो राज्य का काफ़ी उसमें दखल होता है, उसमें उसके पास अधिकार है। तो ये तमाम सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको जाहिर सी बात है जब आप पहले शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे मुद्दे आपके सामने कुछ समय के बाद आते हैं, अनुभव के बाद। तो अब इनको एड्रेस करने की दिशा में जो अब ये बातें चली हैं या प्रावधान हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनके नतीजे हम लोगों को मिलेंगे। क्योंकि जो आपने कहा कि राज्यों की जवाबदेही, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है दावा निपटान में, वो आता है आपका क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का, और वो राज्य करते हैं, उसकी रिपोर्ट्स बहुत डिले आती हैं। तो जब आपको यही आइडिया नहीं होगा कि जो नुकसान है उसका आकलन करने का जो पैमाना है, वो उसका जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से फिर डिले होगा। तो ये
राज्य सरकारों के स्तर पे भी हुआ, बीमा कंपनियों की भी लापरवाही रही है, और इसीलिए जो है किसान को जितना इसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए था, जिस तरह का टारगेट लेकर के चल रहे थे, उसमें थोड़ी अब हम लोग उतना आगे नहीं बढ़ पाए। चौधरी साहब, क्योंकि आप देख रहे हैं इस सेक्टर को, खासतौर पर इंश्योरेंस की जो बात आती है, और पहले सिर्फ मैं कहूँ कि वर्चस्व था, कई सारी कंपनियां बिडिंग के जरिए जब आ रही हैं, आखिर निपटान में, दावों के निपटान में देरी क्यों हुई? क्या बड़ी वजह आपके सामने आए, और जो मामले आए उसमें किस तरीके के ज़्यादा मामले थे जिनमें मैं कहूँ कि ज़्यादा वक्त लगा? ख़ास तौर पर हरबीर जी ने भी जैसे बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद एक ख़ास प्रावधान ये था कि इकाई जो माना गया उसको ग्राम पंचायत माना गया। तो अब से पहले बहुत राज्यों में इकाई ग्राम पंचायत ना होके ब्लॉक लेवल पर या बड़ी इकाई थी, और जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते थे वो उसी हिसाब से होते थे। तो अगर मैं आपको नंबर्स की बात करूं तो खरीफ में करीब 5 लाख क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का प्रावधान था, और राज्य सरकारें उसी तरह से उसको कर रही थी। पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्योंकि ये ग्राम स्तर पर आ गई थी, पंचायत स्तर पर आ गई थी, तो हर पंचायत में जो मेन क्रॉप है उसके लिए 4 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होने हैं। तो अगर उसका आकलन करें तो 5 लाख की जगह जो ज़रूरत थी वो करीब 30 से 40 लाख के बीच में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होने थे। अब इतने सीसी करने के लिए राज्य सरकारें तैयार नहीं थी। और दूसरी जो बात जो ख़ास तौर पर आती है वो ये है कि सब्सिडी जो है वो जब तक प्रीमियम नहीं आएगा तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो एक्ट है उसके प्रावधान के अनुसार ये है कि क्लेम तब दे सकते हैं जबकि उनके पास प्रीमियम आ चुका हो। तो राज्य सरकारों से, बहुत राज्य सरकारों से सब्सिडी भी काफ़ी लेट हुई है। तो ये 2 मुख्य कारण हैं जो कि मैं समझता हूँ जिसके कारण एक तो सीसी का जो डेटा आया काफ़ी लेट आया, और दूसरा काफ़ी ऐसा भी डेटा आया जो कि जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनीज ने उसको कंटेस्ट किया, उन्होंने उसको आपत्ति जताई कि कुछ जगह ज़्यादा क्लेम इस तरह से लग रहे हैं। तो जो इसमें तालमेल और सामंजस्य की जो बात थी वो भी एड्रेस करने की ज़रूरत थी, और दूसरा जो मैंने सब्सिडी बताई ये मेन मुद्दा था। आशीष जी, असल में जो बड़े हर्डल्स थे वो ये थे कि जो एक आ रहा है कि बीमा कंपनियों के साथ साथ राज्यों की ओर से सब्सिडी का पैसा समय पर न देना, और दोनों को आपने बराबर का जिम्मेदार माना है। अगर नए निर्देशों को देखें, इसका आधार क्या है, और किन राज्यों में ये पोजीशन स्थिति ज्यादा खराब थी या कमोबेश एक समान तस्वीर देखती है देश में? तो देखिए, अगर भारत सरकार ने इसका आकलन किया कि किस वजह से किसानों को समय पर क्लेम का भुगतान नहीं हो पा रहा है, और उसमें पाया कि 2-3 मुख्य कारण हैं। एक तो फसल कटाई प्रयोग का समय से उसके आंकड़े मुहैया न कराना कंपनी को राज्य सरकारों द्वारा, अपना राज्यांश सब्सिडी का टाइम से न देना, और तीसरा कंपनियों के स्तर पर भी कई जगह पर ऐसा पाया गया कि समय लगा, आंकड़े पाने के बाद भी कई महीने लग गए उनको भुगतान करने में, 2-3-4 महीने लग गए। तो ये पाया गया कि इसमें एक समयबद्ध तरीके से चलने की जरूरत है, और इसके लिए कंपनीज को, राज्यों को, जितने भी इसमें भागीदार उन पे इंसेंटिव या डिसइंसेंटिव लाने की जरूरत है। उनको या तो पुरस्कृत किया जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो समय से न चले। एक ऐसा समन्वय बनाने की जरूरत थी, और इस पर कड़े नियम लाने की जरूरत भारत सरकार ने समझी, और इसको ध्यान रखते हुए इन नियमों को लाया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे स्कीम में जो समय सीमा के जो दायरे हैं इस पे सब अमल करेंगे, और किसान को भुगतान क्लेम का समय से हो पाएगा। क्योंकि एक और चीज जो आ रही थी कि किसान को जब ये योजना लागू की गई थी, एक बड़ा ध्येय था कि किसानों को चक्कर न लगाने पड़े दफ्तरों के, अधिकारियों के या बीमा कंपनियों के। उस मसले पर क्या अब तक आप लोगों के पास आंकड़े या फीडबैक है, और अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो उससे इस मैं कहूं कि दूर जाने के लिए, यानी कि रास्ता निकालने के लिए क्या कदम नए निर्देशों में कुछ शामिल किए गए हैं? अगर हम निर्देश देखिए, जैसे जो हमारी स्कीम है उसमें अगर व्यापक तौर पर नुकसान हुआ है किसानों का, तो किसानों को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। फसल कटाई प्रयोग के आंकड़ों के आधार पर जितने भी किसानों का नुकसान उस इकाई में हुआ, सबको उनके अकाउंट में पैसे पहुंचाने का प्रावधान है।
लेकिन जहां पर स्थानीय आपदा है या फसल कटाई के बाद जो नुकसान होते हैं उस पर किसानों को अपनी सूचना देनी पड़ती है कंपनी को विभिन्न चैनलों द्वारा, वहां पर किसान को थोड़ा आगे बढ़ के अपना थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ता है। बट हमने जो देखा है कि प्रॉब्लम कहां रही, जहां पर फसल कटाई प्रयोग पारदर्शी तरीके से नहीं किए जा रहे हैं, जहां पर कंपनियों को आपत्ति रही है कि समय से उनको सूचना नहीं दी गई कहां पर फसल कटाई प्रयोग हो रहे हैं और उनको उसमें भागीदार बनने के का एक समय सीमा नहीं दी गई या उनको एक मौका नहीं दिया गया, वहीं पर सबसे ज्यादा तकलीफ आ रही थी। और वहीं पर उन कुछ अंशों में, क्लस्टर में या जिलों में वहां पर भुगतान में देरी हुई है। इन सब को ध्यान में रखते हुए जो हमने जो प्रावधान किए हैं अभी अपनी योजना में, उससे एक ऐसा हमने एक गाइडलाइन तैयार की कि जिससे इन सब बातों पे ध्यान दिया जाए और इन पे नियम कड़े रूप से लागू किए जाएं, जिससे कि एक फाइनेंशियल एक पेनल्टी भी लगाई जाए, जिससे कि सब जितने भी हमारे भागीदार हैं वो समय से अपना काम करें और पारदर्शी तरीके से अपना काम करें। कोशिश यही है कि किसान को सही सटीक तरीके से आकलन हो नुकसान का और समय से उसका भुगतान हो। यही एक बड़ी कोशिश सरकार ने की है। चौधरी जी, एक जो समस्या इसको लेकर आई और कई जगहों से इसको लेकर सवाल भी हैं कि कुछ ब्लॉक में या कुछ ज़िलों में जो कंपनियां काम कर रही हैं, उन्होंने किसानों के जो खाते हैं बैंकों से, वो ऑटो डेबिट सिस्टम के तहत आपका इंश्योरेंस तो ज़रूर काटा जा रहा है, लेकिन कई बार जब उन्हें जानकारी हुई कि वो जब उन्होंने दावा क्लेम किया तो कहा गया कि इस फसल के लिए आपका क्लेम का पैसा नहीं काटा गया, इसलिए आप दावा नहीं कर सकते हैं। इस तरह की जो दिक्कतें हैं, यानी कि किसान को सूचना कि उसने क्लेम अदा कर दिया है, उसकी कौन सी फसल क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में है और उसके बाद फिर दावा, ये सिस्टम और कैसे पारदर्शी होगा? देखिए, अभी तक एक प्रधानमंत्री फसल बीमा में एक जो बहुत अच्छा एक काम हुआ है इस समस्या का समाधान के लिए, वो ये हुआ है कि अब से पहले सभी इंश्योरेंस कंपनियों के पास बैंक सीधा ही अपने प्रपोजल भेजते थे, एक डिक्लेरेशन के तौर पर भेजते थे। पर यहाँ पे जो सबसे अच्छा काम हुआ है वो ये हुआ कि एक पोर्टल बना दिया गया है और हर बैंक को ये उसके लिए ट्रेन किया गया, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है और हर बैंक को उसका लॉगिन पासवर्ड देकर ये कहा गया कि आप जो भी किसान जो भी फसल उगाता है, जिसको या तो केसीसी दे रखा है जिसके लिए, वो सीधा लॉगिन करके और सीधा गवर्नमेंट के पोर्टल में, सेंट्रल मिनिस्ट्री के पोर्टल में सीधा वो डेटा आ जाएगा और वहाँ से वो डेटा हर इंश्योरेंस कंपनी अपने पास ले लेगी, जो भी उनके पास डिस्ट्रिक्ट होगा। और इससे जो है, मैं समझता हूँ एक बार पोर्टल आने के बाद इस तरह की समस्या जो आप कह रहे हैं, इसका बहुत बड़ा समाधान हुआ है। और इसके साथ एक और दूसरी बात जो हरबीर जी ने भी कहा कि शायद लगता है पिछले साल थोड़ा सा कवरेज में नंबर कम हुआ है, तो मैं उसका एक कारण बताना चाहता हूँ जो कि पोर्टल ने जिसको एड्रेस किया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले किसान जो है वो 2-3 जगह पे भी लोन ले रखा होता था, केसीसी बन रखा होता था। अब ये पोर्टल के आने से जो डी डुप्लीकेशन है वो हटी है और उसके कारण मैं मानता हूं कि कुछ जो नंबर घटा है वो उसके कारण हुआ है। तो इससे ये एक ऐसा है जो कि होना ही इस तरह से होना चाहिए था, ताकि आगे आने वाले समय में एक बेहतर सिस्टम बने कि हर किसान एक ही बैंक जो उसने फसल उगाई है एक ही बैंक से बीमा ले सकेगा। और आधार को जोड़ने का काम भी जो पोर्टल में हुआ है, इससे भी एक पारदर्शिता जो आनी चाहिए वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए मिली है। हरवीर जी, क्या ये पारदर्शिता की तरफ कदम है या फिर इससे कहीं किसानों के लिए उस रास्ते पर बढ़ने का एक हर्डल, एक अवरोध भी दिखता है, या उसमें क्या कुछ और बदलाव की गुंजाइश दिखती है? एक्चुअली ये जिस तरह से बताया अभी चौधरी साहब ने, वो एक पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है जो आपने शुरू में जिक्र भी किया। हो क्या रहा था कि जो आपका फसल बीमा है उसका सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ रहा था किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से, क्योंकि बैंक्स क्या करते रहे हैं, एक उनका एक परंपरा बनी हुई है कि आपने किसान क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट लोन लिया और उसमें प्रावधान है कि आपका बीमा का उन्होंने प्रीमियम उसमें से डिडक्ट कर लिया, अनिवार्य है, तो अनिवार्य है और आप वहाँ पे कवर हो गए। ठीक है, तो क्योंकि वो कर्ज के नाते अनिवार्य है, तो ये अब जब देखें कि जो लोग इंडिपेंडेंटली आके जुड़ते हैं वो तादाद बड़ी कम रही है। उसमें क्या है कि
कितनी छानबीन की गई, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड का प्रक्रिया ये है कि आपकी एक लिमिट है पूरे 1 साल के अंदर, आप उसको एक साथ भी ले सकते हैं और आप उसको हिस्सों में भी ले सकते हैं, बट आपको सेटल करना है एक टाइम में। अब उसमें एग्जैक्टली क्या सर्वे हो रहा था, क्या किसान ने किस खेत का जो है जिसमें इनपुट बेसिकली किसान क्रेडिट क्या है, वो आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, खाद बीज का जो भी इनपुट है पैसा, उसके लिए किसान कर्जा लेता है। लेकिन अभी क्या है कि देखिए, इसमें किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कि ज़्यादातर किसान क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज है वो इनपुट के इतर उपयोग होता है। ठीक है, लोग किसानों को अच्छा है, एक क्रेडिट फैसिलिटी मिली हुई है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर चर्चा हुई। शरद पवार जैसे बड़े जो कृषि मंत्री रहे, उन्होंने भी बात की कि किसानों को कहीं ना कहीं एक ऐसा उनका डिस्ट्रेस कम करने के लिए एक ऑप्शन होना चाहिए जिससे कि उनको अपने खर्च के लिए कुछ कर्जे का प्रावधान हो। वो तो नहीं हो सकता, लेकिन इन जनरल बड़े पैमाने पर किसान इस सुविधा का उपयोग उसके लिए भी कर रहे हैं। तो ये जो एक ट्रांसपेरेंसी है कि किस फसल के लिए एग्जैक्टली वो कर्ज लिया गया, उसका कवरेज कैसे हो, तो वो दायित्व क्या है जो बैंक में जो ऑफिसर बैठा हुआ है, कहीं तो कोई क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो वो एक बड़ी समस्या है, वो बीमा कंपनियों के लिए भी समस्या है, वो किसान के लिए भी समस्या है। इसलिए आपने इस तरह की तमाम सारी खबरें पढ़ी होंगी कि किसान ने कर्जा लिया, उसका बीमा हो गया, उसको पता भी नहीं था और उसे कोई क्लेम भी नहीं मिला। तो ये जो चीज़ें हैं ये तब होती है जब ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है, और उसमें जो है बैंक्स की भूमिका बहुत बड़ी है। तो ये जो एक बिकॉज जो पॉइंट है जहाँ पे एड्रेस करना है उसको, जब मैं कहूँ कि किसान के लिए बीमा के लिए पॉइंट ऑफ परचेज जो है वो मेजॉरिटी लेवल पे ये बैंक का वो है, तो वहाँ पर जो प्रक्रियागत तरीके जो और बेहतर होने चाहिए, उस पर अगर हम ज़्यादा काम करें या बैंक्स को जवाबदेह बनाएं, तो मेरे ख्याल से स्थितियाँ बदल सकती हैं, और जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट है किसान की, जिसके लिए ये उसको सुरक्षा देने की बात हुई है, उसको एड्रेस हम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। भूटानी जी, एक चीज़ जो चर्चा में भी आ रही है और कई किसानों की ओर से बात भी कही गई, जैसा कि कहा भी चौधरी साहब ने कि जब आप किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेता है किसान, तो वो एक आवश्यक है, अनिवार्य है कि उसके खाते से वो पैसे जो मैं कहूँ कि उसका इंश्योरेंस का है वो किस्त के तौर पर कट जाता है। लेकिन जो दूसरे किसान हैं जो कि उस केसीसी से अलग चाहते हैं इसके दायरे में आने के लिए, वो कई बार शायद छूट रहे हैं या अवेयरनेस की कमी है, वो कैसे इसमें जुड़ें और इसके लिए क्या सिस्टम हम अवेयरनेस का या फिर बैंकिंग के जरिए डेवलप कर पा रहे हैं? आप बिल्कुल सही बात बोली। एक अवेयरनेस का एक बड़ा मुद्दा इस योजना में रहा है, कैसे इसका अवेयरनेस बढ़ाई जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए किसानों के बीच में। अगर आप देखें फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आने के पहले करीब 5% किसान नॉन लोनी थे, जो स्वैच्छिक किसान थे। लोनी किसान के लिए, जो ऋणी किसान है, उसके लिए स्कीम में आना अनिवार्य था। अब ये अनुपात बढ़ के करीब 28% किसान आज की तारीख में नॉन लोनी फार्मर, गैर ऋणी किसान हैं। तो एक बड़ी संख्या में किसान जो गैर ऋणी किसान है स्वैच्छिक रूप से योजना से जुड़े हैं, एक अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं इसका नंबर और बढ़ेगा। इन किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, इनको जोड़ने के लिए हमने जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर हैं, 3 लाख सेंटर हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनको वहां से इनकी प्रक्रिया हमने सहज रूप से इनको कवर करने की एक प्रक्रिया चालू की है, और एक बड़े अनुपात में, बड़े नंबर में किसान इस बार खरीफ 2018 में जुड़े हैं, हमारे गैर ऋणी किसान। हम कोशिश कर रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस को भी इस योजना में लागू जोड़ सकें, जिससे कि और भी हमारे किसान भाई योजना से जुड़ सकें। हाँ, और एक बड़े पैमाने पर इसका जो प्रचार प्रसार है राज्यों के साथ, इंश्योरेंस कंपनियों के साथ, उसकी भी एक योजना तैयार की गई है। और इस जो नई हमारी जो गाइडलाइन हमने जारी की है, उसमें एक हमने प्रावधान किया है कि इंश्योरेंस कंपनी जितना भी प्रीमियम उठाती हैं उसका 0.5%, 0.5% अब एक अनिवार्य रूप से प्रचार प्रसार में खर्च करेंगी, और खर्च नहीं कर पाती हैं तो उतना पैसा भारत सरकार के टेक्नोलॉजी फंड में उनको सरेंडर करना होगा। अब साहब, 2 बातें और जो कि काफ़ी चर्चा रही है, मांग भी है, और शायद इन निर्देशों में आप लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उन्हें डालने की कोशिश की है। एक जो बागवानी के फसलें हैं उनको लेकर, और दूसरा प्राकृतिक आपदा के चलते छोटे छोटे इलाकों में जो मैं कहूँ कि ज़्यादा बारिश या फिर ओलावृष्टि या फिर सूखा, बहुत ही छोटे एरिया में अगर ये होता है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करने की आगे योजना है और इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से कितना इसमें सपोर्ट होगा? देखिए, पहले जो हमारे
जंगली जानवरों से जो नुकसान खेती में हो रहा है, कई राज्यों में हो रहा है, उसको लेके काफी बड़ी मांग राज्यों की रही है कि इसको फसल बीमा में जोड़ा जाए। और हमने पायलट आधार पर इसको इस बार गाइडलाइंस में शामिल किया है। इसका जो भी हमारे सामने जो इसका क्रियान्वयन के बाद जो हमारे सामने इसके आंकड़े आएंगे और रिजल्ट आएंगे, उसके आधार पर इसको व्यापक तौर पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कैसे इसको व्यापक तौर पर सबको जोड़ सकते हैं, जंगली किसानों जानवरों से जो हुआ नुकसान है फसलों का। और दूसरी बात आपने क्या की, एक बार रिपीट करिएगा दूसरी बात आपने जो बोली। जो बागवानी की फसलें रही हैं उनको लेकर जो बात हो रही थी कि जो सीजनल है, जो शायद दिशा निर्देशों में शामिल हैं कि जी, जो जी, बागवानी फसलों में सबसे बड़ी जी देखिए, बागवानी फसलों में सबसे बड़ी परेशानी रही है कि इसमें फसल कटाई प्रयोग जो प्रोटोकॉल है उसकी एक बड़ी कमी रही है बहुत जगह, बहुत राज्यों में, बहुत सारी फसलों के लिए। इसलिए इन बागवानी फसलों को ज्यादातर हम आपकी जो हमारी मौसम आधारित योजना में कवर करते हैं, लेकिन हम पहली बार इसका एक प्रयोग कर रहे हैं। और कुछ राज्यों में जहां पर इसके प्रोटोकॉल मौजूद हैं, जिन फसलों के लिए हम कर सकते हैं, उसको पायलट तौर पर ला रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे सारी फसलें इस योजना के अंतर्गत आनी चाहिए। उसके लिए एक पुख्ता प्रोटोकॉल बनाया जाए राज्यों के साथ मिलकर, हमारी जो एजेंसियां हैं, जिससे कि किसानों को आपका जो नुकसान, उसके जो जितना भी प्रोडक्शन है में नुकसान हुआ है, उसके आधार पर उसको क्लेम दिया जा सके। हरवीर, क्योंकि ये दोनों पॉइंट ऐसे थे जो कि लंबे अरसे से चर्चा में रहे, किसानों की मांग थी, और इंश्योरेंस कंपनी और साथ साथ राज्यों की ओर से जो अवेयरनेस इसमें चाहिए था या फिर जिस सिस्टम को अडॉप्ट करने की जरूरत थी, क्या आपको लगता है कि उसमें काफ़ी डिले हुआ है, या उस तरह का मैं कहूँ कि एक उनकी मंशा या फिर उनकी जो तरीके हैं वो किसानों के साथ मेल नहीं खाते रहे जो चाह रहे थे? देखिए, इसका सारी जो भी कृषि की कोई भी योजना हो, उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा जो कारक है वो राज्य सरकार है, क्योंकि जमीन पे वही है, एक्सटेंशन में वही है, उन्हीं का सीधा इंटरेक्शन है, केंद्र का तो नहीं है। दूसरा, इसका जो इसमें जिन राज्यों ने थोड़ा अच्छा करने की कोशिश की वो वहाँ अच्छा प्रदर्शन आपको मिलेगा, लेकिन अभी भी राज्यों में इस तरह का जो तंत्र है वो बहुत वीक है। पहले जो एक्सटेंशन का एक सिस्टम होता था राज्यों का, हालांकि आत्मा के माध्यम से कुछ कोशिश हुई है, लेकिन अभी भी जो है ये उतना कारगर उस तरह से नहीं है। तो जो अवेयरनेस को लेकर के सवाल उठ रहा है, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि किसी भी आपदा में, किसी भी तरीके के जोखिम में बचाने के लिए उसके पास कम थोड़ा सा एक अगर अंश वो देता है, जमा करता है प्रीमियम का, उसको सुरक्षा मिले। तो ये कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग को अगर आप जागरूक करेंगे तो वो आ जाएंगे। दूसरा एक बड़ा इसमें जो सवाल है वो है कि यूनिट एरिया का, जैसे पहले चौधरी साहब ने कहा ब्लॉक था, उसके बाद पंचायत हुआ, लेकिन उसमें क्या होता है कि कई तरीके की प्राकृतिक आपदा ऐसी होती हैं जिसमें एक खेत से दूसरे खेत के बीच में अंतर रह जाता है, खासतौर से ओलावृष्टि या उस तरह की चीज़ें। तो एक तरफ पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो मेरे ख्याल से जो आदर्श स्थिति बननी है वो तो आपको किसान को यूनिट मानना पड़ेगा। जब तक आप वहाँ नहीं जाएंगे, ये योजना की जो कामयाबी का लक्ष्य है या जो होना चाहिए, जो इसका असली मकसद है, उसको हम उतना हासिल नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि अब आप देखिए ना कि हम सब लोग बाकी जो दूसरी बीमा के उत्पाद हैं उनको जब खरीदते हैं, लाइफ इंश्योरेंस है या आपका मेडिकल इंश्योरेंस है या आपका व्हीकल इंश्योरेंस है या आपके दूसरे कमर्शियल जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए इंश्योरेंस लेते हैं, वो एक यूनिट का इंश्योरेंस होता है। तो आप उसको, क्योंकि इस तरीके का एक नया एक्सपेरिमेंट था और इतने बड़े पैमाने पर करना था देश भर में, तो उसको शुरुआत किया गया कि अब यहाँ पर ब्लॉक लेवल लें, अब पंचायत, एक एक स्टेज बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है आदर्श स्थिति वही होगी जब कम से कम खेत नहीं, कम से कम एक किसान को अगर आप यूनिट मान लेंगे जी, तो शायद हम लोग जो वाकई जो चाहती है सरकार, जिस तरह जो इसका उद्देश्य है और जो किसानों को जोखिम से सुरक्षा देने का जो बड़ा एक मकसद है, वो उसकी तरफ हम लोग जा पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आशीष जी, जो किसान को एक यूनिट मानने की बात, उस तरफ और कदम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ये समझाने के लिए कि फसल बीमा योजना किस तरीके से काम कर रही है और जो खामियां नजर आ रही थी उनको दूर करने के लिए नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। और अब बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था कि कितना असरदार संयुक्त राष्ट्र। पंकज प्रजापति लिखते हैं कि यूएन ने विकासात्मक मोर्चे पर अच्छे काम किए हैं, लेकिन अब इसे वित्तीय और राजनीतिक सुधारों की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र संरचना 21वीं शताब्दी के अनुरूप नहीं है और संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ, समावेशी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है।
हमारे एक और दर्शक हैं चित्रांशु, लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के पिछले 70 वर्षों में इसके ओर से और भी उपलब्धियां हासिल की जा सकती थी, लेकिन लोकतंत्र की कमी के चलते ऐसा नहीं हो सका। आगे के सफर में बेहतर करने के लिए यूएन को विश्व शक्तियों के दबाव से बाहर आना होगा और सभी देशों को बराबरी का दर्जा देते हुए चुनिंदा देशों को वीटो जैसे अलोकतांत्रिक अधिकार खत्म करने के लिए ये बेहद अहम कदम यूएन को उठाने होंगे। तो आप दर्शक अपनी राय हुई भेजते रहिए। साथ ही हमारे कार्यक्रम आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।